फ्रैक्शनेशन जो है वो सेल को डिवाइड करना फ्रैक्शंस में, और सेंट्रीफ्यूगेशन इसको इसीलिए कहा जाता है कि हम जो ये टेक्निक है इसमें यूज करते हैं एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट को जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेल को फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे और हम सेल को स्टडी करेंगे, सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे चलते हैं और इसको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, दैट वाज सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल्फ फ्रैक्शनेशन। पिछले जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें हमने स्टडी किया था माइक्रोस्कोपी को, माइक्रोमीट्री को, और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड टेक्निक ऑफ सेल बायोलॉजी। हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक थी। हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपी जो है उसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। हमने पढ़ा कि माइक्रोमीट्री जो है उसमें हम मेजर करते हैं उन्हीं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। सेम इसी तरह जो सेल फ्रैक्शनेशन है इसमें हम सेल के फ्रैक्शंस करके हम स्टडी करते हैं सेल के कंपोनेंट्स को। अब स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन को। मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें पूरा प्रोसेस और पूरा वो जो टेक्निक होती है हमारे पास वो सारी समझ आ जाती है। सेम इसी तरह ये भी एक वर्ड है आपके पास, सेल फ्रैक्शनेशन। अगर हम इसको ब्रोक करें पार्ट्स में तो सेल फ्रैक्शंस, आपको यहाँ से थोड़ा सा पता लग रहा होगा कि हम इसमें इस टेक्निक में हम सेल को फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे। अब हम सेल को जो फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं तो हम किस लिए डिवाइड करते हैं? ताकि हम सेल को स्टडी कर सकें। सेल फ्रैक्शनेशन जो है वो सेल को डिवाइड करना फ्रैक्शंस में, और सेंट्रीफ्यूगेशन इसको इसीलिए कहा जाता है कि हम जो ये टेक्निक है इसमें यूज करते हैं एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट को जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज को हम यूज करते हैं इसीलिए इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम आइसोलेट कराते हैं या सेपरेट कराते हैं सेल के कंपोनेंट्स को ताकि हम उसको स्टडी कर सकें। जब हम सेंट्रीफ्यूज की मदद से सेल को फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं तो उन फ्रैक्शंस को हम स्टडी करते हैं लैब में ताकि हमें जो है सेल के कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट और आइसोलेट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल। तो हम ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेल को फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे और हम सेल को स्टडी करेंगे, सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे चलते हैं और इसको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक रूल के बेसिस पे होती है, ठीक है। वो रूल ये है कि जो भी आपके पास सेल का कंपोनेंट है जिसका साइज और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो आपके पास सेडिमेंट जल्दी होंगे। सेडिमेंट या सेडिमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट का बैठ जाना। अगर आप इसको ऐसे समझे, वाटर ले लें और सॉइल ले लें, ठीक है। जब आपने उन दोनों का मिक्सचर बनाया तो आप देखेंगे कि पानी कभी भी मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होता। वो जो रेत होती है या मिट्टी होती है वो नीचे सेडिमेंट हो जाती है या नीचे बैठ जाती है। उसी तरह यहाँ पे भी होता है, ठीक है। जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी और जिनका साइज ज्यादा होता है वो जल्दी आपके पास नीचे बैठ जाते हैं, उनमें सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाती है। आगे हम आ जाते हैं सोर्स पे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं या सेल फ्रैक्शनेशन जो ये टेक्निक है इसमें हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूज आपके पास इस तरह का होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन को करवाते हैं। होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो दो प्रोसेस हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। होमोजेनाइजेशन आपके पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप टिश्यू लेते हैं। टिश्यू आपके पास, जब भी आपने 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ा होगा कि कंपोजिशन ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू। अब आप ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक सेल लेंगे, एक सेल को लेना बहुत मुश्किल है। आप बहुत सारे सेल की कंपोजिशन को लेंगे, ठीक है। टिश्यू को लेंगे आप। जब आप टिश्यू को लेंगे तो उसको प्रॉपर पीएच, आयोनिक कंपोजिशन और प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। आपने ले लिया होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर को यूज करते हुए आप परफॉर्म कराएंगे होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजर में आपने मेंटेन कर लिया प्रॉपर पीएच, प्रॉपर आयोनिक कंपोजिशन और प्रॉपर टेम्परेचर। अब आपने टिश्यू लिए, ठीक है। टिश्यूज को आपने यहाँ पर जो है वो इसमें परफॉर्म करवाई होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन बेसिकली ग्राइंड कर लेते हैं। आप इसको ऐसे समझे, आपके किचन में जो जूसर मशीन होती है उसमें अगर आप डिफरेंट फ्रूट्स को डाल दें या कोई भी आप मटेरियल डाल दें डिफरेंट, लाइक मैंने एक एप्पल डाल दिया, एक ग्रेप्स, मैंगो, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स डाल लिए। जब मैं उनको जो है वो ऑन करके ग्राइंड करूंगी तो वो मेरे पास एक होमोजेनेट मिक्सचर बन जाएगा जिसमें मुझे ये नहीं समझ आएगी कि कौन सा कंपोनेंट किधर है, कौन सा कंपोनेंट किधर है। सेम इसी तरह जो भी हमने टिश्यू लिया है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे और एक होमोजेनेट मिक्सचर बना देंगे। इसके अलावा हम यूज करते हैं
एंजाइम को, ताकि हम ब्रेक डाउन कर सकें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को। आपको पता होगा कि जो सेल होता है उसके ऊपर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसको हम सीमेंटिंग सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हमने ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए हम एंजाइम भी यूज करते हैं। जिस तरह का एक एंजाइम है आपके पास पेक्टिनेज, जो कि मिडिल लेमला सेल वॉल का एक कंपोनेंट है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एंजाइम यूज करते हैं होमोजेनाइजर में, ताकि हम ब्रेक डाउन कर सकें सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को। तो यहाँ तक जो हमने परफॉर्म करा ली वो थी होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन के एंड पे आपके पास एक होमोजीनेट मिक्सचर बन जाएगा, जिसको आप सेल सस्पेंशन भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, तो होमोजेनाइजेशन में हमने किसको यूज किया, होमोजेनाइजर को। और अब हम आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन को। हमारे पास यहाँ तक होमोलोगस मास बन गया, ठीक है। अगर मैं आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये जो टॉपिक्स होते हैं, टेक्निक है जिसमें हम कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनको याद करने का या इनको समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है ना कि अगर मैं जब समझा रही हूँ तो आप साथ साथ इमेजिन करें कि हमने जो है वो पहले टिश्यू लिया, टिश्यू को हमने होमोजेनाइजर में रखा, उस होमोजेनाइजर में पहले से हमने पीएच यानी कंपोजिशन को और टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ था, ठीक है। हमने जो है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए एंजाइम का यूज किया, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो है साथ साथ जब आप इमेजिन करते हैं तो इमेजिनेशन के साथ किसी भी टॉपिक को रिमाइंड करना या किसी भी टॉपिक को याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां तक हमने लिया टिश्यू, ठीक है। टिश्यू को हमने ग्राइंड कर लिया और हमारे पास बन गया होमोलोगस मास। अब हमने उस मास को यूज करना है सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूगेशन पे आ जाते हैं। दूसरा मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन को हम एक रूल की बुनियाद पर परफॉर्म करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का या जिस कंपोनेंट का साइज और डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी सेडिमेंट होगा और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो आपके पास ऊपर रह जाएंगे। सिमिलरली हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो फोर्स यूज होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक नेचुरल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाती है। लाइक जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट वाज नेचुरल फोर्स, इसी तरह आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाती है अपने सेंटर से दूर करके, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा जब ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं तो वो अपने सेंटर से थोड़ा दूर होकर रोटेट करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाती है। यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यूज होगी। अब आ जाते हैं इसके प्रोसेस पे। होमोजेनेट मिक्सचर इज स्पिन इन सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। हम क्या करेंगे कि होमोजेनेट मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज के अंदर रोटेट करवाएंगे। जब हम रोटेट करवाएंगे, पार्ट ऑफ सेल हैविंग डिफरेंट डेंसिटी एंड साइज आर सेपरेटेड एंड फॉर्म डिफरेंट लेयर्स। दीज पार्ट्स आर देन ऑब्टेन एंड स्टडी फॉर देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। जब यहाँ पर हमने होमोजेनाइजर के अंदर सेल को जो है वो टिश्यू को सेपरेट करवा लिया, होमोलोगस मास बन गया, उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब आपके पास इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, लैब में मौजूद होंगी, ठीक है। इस तरह की ट्यूब्स में आप अपना जो होमोलोगस मास है उसको फिल करवाते हैं, ठीक है, डालते हैं और फिर उसको यहाँ पे जो आपके पास ये होल्स बने होते हैं, इन होल्स में टेस्ट ट्यूब्स को रखा जाता है। उन टेस्ट ट्यूब्स को रोटेट कराया जाता है और रोटेशन के साथ जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स प्रोड्यूस होती है और साइज और डेंसिटी की बुनियाद पे जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और आप उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करके आप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास जो प्रोसेस था यहाँ तक सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन को हमने समझ लिया, हमने इन दोनों मेथड को अच्छे से समझ लिया। अब हम इस टेक्निक को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम में हमारे पास हमने देखा कि सबसे पहले हमने टिश्यू लिया था, टिश्यू को हमने क्या किया था, ग्राइंड किया, ग्राइंड किसमें किया, होमोजेनाइजेशन में किया, क्या बना, होमोलोगस मिक्सचर या होमोजीनेट। अब उस होमोजीनेट को हमने ट्रांसफर किया टेस्ट ट्यूब के अंदर। लैब में मौजूद इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स को हमने क्या किया, इन टेस्ट ट्यूब्स में हमने होमोजीनेट मिक्सचर को डाला या होमोजीनेट को हमने इसमें डाला, ठीक है। इसको हमने फिक्स कर लिया इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर। सेंट्रीफ्यूज के अंदर इन टेस्ट ट्यूब्स को फिक्स करने के बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप इन ट्यूब्स को रोटेट करवाएंगे। इन टेस्ट ट्यूब्स में रोटेशन के दौरान दो लेयर्स बनती हैं, उनमें से एक होती है सुपरनेटेंट और दूसरी को हम कहते हैं पैलेट।
जो सुपरनेटेंट है वो ऊपर वाला पोर्शन होता है, और जो सबसे ज्यादा जो नीचे वाला सेडिमेंटेशन का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं पैलेट। ठीक है, पैलेट जो है वो आपके पास नीचे वाला जो पोर्शन, नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम पैलेट कहते हैं, और जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। ठीक है, हमारे पास पैलेट ये वाला पार्ट है, और जो सुपरनेटेंट है ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट। सबसे पहले 1000 ग्रेविटी में हमने 10 मिनट तक रोटेट करवाया टेस्ट ट्यूब को। रोटेट करवाने के बाद हमारे पास सेल में जो सबसे हाई जिसकी डेंसिटी होती है और साइज में बड़े होते हैं वो होते हैं न्यूक्लाई और उसकी डेब्रिस। तो सबसे पहले जो हमारे पास पैलेट में आएंगे या सेडिमेंटेशन जिस कंपोनेंट की होगी वो क्या है, पैलेट या उसकी डेब्रिस, उसके कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमने 20,000 ग्रेविटी में 15 मिनट तक हमने रोटेट करवाया दोबारा से टेस्ट ट्यूब को, और फिर हमारे पास पैलेट में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आ जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लाई की स्टडी करनी थी तो हम अपनी जो प्रोसेस है इसको यहीं स्टॉप कर लेंगे और यहाँ से इसको फिल्टर कर लेंगे पैलेट को। जब हम पैलेट को फिल्टर कर लेंगे तो हमारे पास न्यूक्लाई जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हम न्यूक्लाई को इजीली स्टडी कर लेंगे। लेकिन अगर हमें इसकी स्टडी नहीं करनी तो हम यहाँ से पैलेट को रिमूव कर लेंगे और सुपरनेटेंट को दोबारा से टेस्ट ट्यूब में रोटेट करवाएंगे। ये जो ऊपर वाला मिक्सचर है, जब हमने इसको दोबारा से टेस्ट ट्यूब के अंदर 15 मिनट रोटेट करवाया तो हमारे पास पैलेट में क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब हमें अगर इनकी स्टडी करनी है तो हम इसको फिल्टर करवा के स्टडी कर लेंगे, लेकिन हमें अगर मजीद भी इससे भी जो लाइटर पार्टिकल हैं वो चाहिए तो हम मजीद इसको रोटेट करवाएंगे। अब हमने यहाँ से पैलेट को रिमूव कर लिया और सुपरनेटेंट को दोबारा से टेस्ट ट्यूब में रोटेट करवाया। अब हमने 10,000 ग्रेविटी में 60 मिनट तक टेस्ट ट्यूब को रोटेट करवाया। अब हमने जब इसकी रोटेशन ज्यादा कर ली तो अब हमारे पास जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो पैलेट में आएंगे, और वो क्या है, माइक्रोसोम्स। जो भी हमने जब टिश्यू में होमोजेनाइजेशन में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन किया था तो जो उसकी कंपोनेंट्स हैं या उसकी डेब्रिस हैं उनको हमने क्या कर लिया, वो यहाँ पर आकर अब सेपरेट हो जाएंगी। अगर हमें ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल चाहिए तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और उसको स्टडी करेंगे। अब हमें अगर इससे भी छोटे पार्टिकल्स चाहिए या छोटे कंपोनेंट्स चाहिए तो हमने पैलेट को फिल्टर आउट कर लिया, रिमूव कर लिया, और सुपरनेटेंट को दोबारा से टेस्ट ट्यूब में रोटेट करवाना है। वो इस दफा रोटेशन जो है वो 3 घंटे तक रोटेट करवाते रहेंगे टेस्ट ट्यूब को। 1,50,000 जो है वो हम इतनी ग्रेविटी में हम रोटेट करवाएंगे 3 घंटे के लिए इस टेस्ट ट्यूब को। तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है सेल का, जो बहुत स्मॉल है, राइबोसोम, वो हमारे पास पैलेट में आ जाएंगे। और हम राइबोसोम को स्टडी करना है तो वहां पे हम राइबोसोम को यहाँ से रिमूव करवा देंगे और हम जो है वो इसको लैब में स्टडी करेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन का, सेल फ्रैक्शनेशन का। दोबारा से एक दफा रिपीट कर लेती हूँ। सबसे पहले ग्लाइंडर लिया, उसमें हमने होमोजेनाइजेशन कर ली, टेस्ट ट्यूब में हमने होमोलोगस मिक्सचर को ट्रांसफर कर लिया, उसको हमने डाल दिया सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज में हम उसको स्टेप बाय स्टेप रोटेट करवाएंगे। रोटेट हम इस तरह से स्टेप्स में करवाएंगे, जो भी हमें ऑर्गेनेली जो भी कंपोनेंट पढ़ना होगा तो हम वहीं तक हम उसको उस स्टेप को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने 1000 ग्रेविटी में 10 मिनट तक रोटेट करवाया, फिर हमने 20,000 में करवाया, फिर 10,000 में, और फिर 1,50,000 ग्रेविटी में रोटेट करवाया। आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पास जो है सारे कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप सेडिमेंटेशन ये नीचे बैठते गए, पैलेट में आते गए। उस पैलेट को हम रिमूव करके उस कंपोनेंट की स्टडी इजीली कर लेते हैं। ये था आपके पास पूरा प्रोसेस। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया सेंट्रीफ्यूगेशन को, सेल्फ फ्रैक्शनेशन को, सारा प्रोसेस डिटेल के साथ स्टडी कर। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ ऐसा पॉइंट जो कि फेडरल की बुक में लिखा हुआ है बट केपीके की बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपके ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसा पॉइंट है जो बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, लेकिन आप समझने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेडिमेंटेशन में मैंने कहा कि सेडिमेंटेशन क्या है। जब आप पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि सेंट्रीफ्यूज में जो सेडिमेंटेशन होती रही है, ठीक है, सेडिमेंट जो भी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर सेडिमेंट होते गए हैं और फिर हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको हमने स्टडी किया। अब ये जो टोटल जो सेडिमेंटेशन थी जो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज की, इस सेडिमेंटेशन को हम मेजर करते हैं स्वेटबर्ग यूनिट्स में। स्वेटबर्ग यूनिट्स हमारे पास क्या है, हाउ क्विकली द पार्टिकल सेडिमेंट। आपके पास सेडिमेंटेशन में कोफिशिएंट कांस्टेंट यूज होता है, उस कोफिशिएंट कांस्टेंट को हम कहते हैं स्वेटबर्ग यूनिट्स। ठीक है, ये जो स्वेटबर्ग यूनिट्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं कि कितनी क्विकली या कितनी जल्दी कोई भी पार्टिकल सेडिमेंट होता है। यहाँ पर
आपने देखा था कि जो लार्जर पार्टिकल्स थे वो पैलेट में कम स्पीड के साथ सेडिमेंट हो गए थे। सेम प्रोसेस है, इसको हम मेजर करते हैं स्वर्टबर्ग यूनिट्स में, ठीक है। सेडिमेंटेशन को हम मेजर करते हैं स्वर्टबर्ग यूनिट्स में। अब कंफ्यूजन यहाँ आती है कि हमारे पास स्वर्टबर्ग यूनिट्स जो होते हैं वो एडिटिव नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर मैंने एक कंपोनेंट ले लिया, लाइक राइबोसोम है आपके पास, आपको पता है कि राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बनता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है वो 30 और 50S से बनता है। 2 यूनिट है, ठीक है। एक है, फर्ज करें ये 2 टेस्ट ट्यूब है, यहां पर मैंने राइबोसोम का एक यूनिट ले लिया जिसका जो स्वर्टबर्ग यूनिट था वो है 30S और दूसरे का ले लिया 50S। अब इन दोनों का जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब जब हमने इनसे एक राइबोसोम बना लिया तो उसका हमारे पास आ गया 70S। अब यहाँ पर ये जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो डिफरेंट आ रहा है, तो हमने कहा कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो तो 80S होता है, तो हमारे पास इन दोनों के यूनिट को प्लस करके 70S कैसे आ गया। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। राइबोसोम जब बनता है 2 यूनिट से तो उसमें आपके पास लूज ऑफ सरफेस एरिया भी होता है, ठीक है। यहाँ पर अक्सर हम इस कंसेप्ट में बहुत गलती कर लेते हैं कि 30 और 50S मिलकर तो 80 बनता है, लेकिन यहाँ पर तो 70S है। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो स्वर्टबर्ग यूनिट है वो एडिटिव नहीं है, उसमें एडिशन नहीं होती। जब भी 2 चीजें आपस में मिलती हैं तो वहां पे सरफेस एरिया भी लूज होता है। सरफेस एरिया के लूज होने से सेडिमेंटेशन रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, 80S से डिक्रीज कर जाएगा 70S पे, तो सरफेस एरिया लूज हो जाएगा जिसकी वजह से जो सेडिमेंटेशन रेट है वो कम होकर 70S हो जाएगा। तो ये रीजन है कि वाई हमारे पास 30 एंड 50S जो है वो मिलकर 80S क्यों नहीं बनाते, वो 70S इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया लूज होता है और सेडिमेंटेशन रेट में डिफरेंस आ जाता है। तो ये था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है आपके ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था सारा प्रोसेस, सारी टेक्निक, सेल्फ फ्रैक्शनेशन। अगले में हम स्टडी करेंगे टिश्यू कल्चर को या इलेक्ट्रोफोरेसिस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।